हमारे पास जो डेंगू फीवर है, सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिकली ये है क्या, ठीक है? तो अगर आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं, तो हम डेंगू फीवर को बोर्न ब्रेक फीवर भी कहते हैं। क्यों बोर्न ब्रेक फीवर कहते हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेंगू को देख लेते हैं, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया था मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया जिस तरह हमारे पास पैरासाइटिक डिजीज थी, इसी तरह हमारे पास जो डेंगू है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। किसके थ्रू ये स्प्रेड होता है? ये हमारे पास जो है स्प्रेड होता है मॉस्क्यूटो के थ्रू, आरएनए वायरस ऑफ द जीनस फैल्वा वायरस। हमारे पास जो वायरल इन्फेक्शन है, कौन सा वायरल इन्फेक्शन, कौन सा वायरस होता है, तो वो फैल्वी वायरस हमारे पास होता है, जिसकी वजह से डेंगू फीवर कोज होता है। किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? ये भी मॉस्क्यूटो के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है, लेकिन एडीज इजिप्टाई के थ्रू जो है ना, एडीज इजिप्टाई मॉस्क्यूटो के थ्रू जो है ना, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होता है, वहां पे इंजेक्ट करता है अपना स्लाइवा। तो अब हम देख लें कि आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। डेंगू हमारे पास क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है, जो किसके थ्रू स्प्रेड होता है? मॉस्क्यूटो के थ्रू स्प्रेड होता है ह्यूमन बॉडी में। कौन सा वायरस होता है? तो फ्लैवी वायरस होता है। कौन से मॉस्क्यूटो के थ्रू होता है, उसका स्पेसिफिक नेम अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो वो हमारे पास है एडिस अजिप्टे मॉस्क्यूटो, ठीक है? अब कॉमनली आपने डेंगू के बहुत से ज्यादा पेशेंट्स देखे होंगे, बिकॉज इन दिस सीजन भी हमारे पास जो है ना डेंगू के बहुत ज्यादा जो है ना रिपोर्ट की जाते हैं पेशेंट्स। तो मोस्टली जो सिम्पटम्स आप कॉमनली देख रहे होते हैं ना, तो पेशेंट क्या कंप्लेन होती है? फीवर होता है, हेडेक होती है, नोजिया उन्हें होता है, रैशेस। उनकी मेन जो हमारे पास सिम्पटम शो अप होती है ना, उनके स्किन पे रैशेस बन जाते हैं। आई में पेन होती है, मसल्स पेन होती है, बोन पेन होती है, जॉइंट पेन होती है। बेसिकली ज्यादातर हमारी जो है ना बोन्स में पेन होती है। वो क्यों पेन होती है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने इसे बोन ब्रेक फीवर का भी नेम दिया है। जो ओवरऑल सिम्पटम्स हम देखें शो हो रही होती हैं, वो हमारे पास ये हो रही होती हैं। अब मलेरिया की बात करें, मलेरिया में हमारे पास आई पेन नहीं हो रही थी, बोन पेन नहीं हो रही थी। अब लेकिन हमारे पास जो डेंगू फीवर आ गया, उसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास ये सिम्पटम्स देखने को मिल रही हैं, जिससे हम जो है ना आगे फर्दर डायग्नोसिस भी करेंगे। आप अपने माइंड में जस्ट एक हमारे पास कॉन्सेप्ट भी रख सकते हैं। ये डेंगू का बारे में आपको इसकी इंट्रो पता चल गया कि बेसिकली ये है क्या, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है? और हमारे पास सिम्पटम्स क्या होंगी वो हमने देख ली। नेक्स्ट अब हम अगर जाएं, तो हमारे पास 4 टाइप्स का जो है ना डेंगू वायरस होता है, ठीक है? तो इसके इन टाइप्स के अकॉर्डिंग ही हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी पेशेंट को देना है। तो आपने टाइप्स को जो है ना क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट हमारे पास है डेंगू डेंगू विदाउट वार्निंग साइन। अब जो हमारे पास डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड है ना, वो 4 से 10 दिन तक का होता है। मतलब वायरल इन्फेक्शन में जो है ना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है, जो बीमारी की हालत में वो जो पीरियड टाइम ऑफ पीरियड है, वो हमारे पास क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। वो हमारे पास कितना है? 4 टू 10 डेज हमारे पास जो है ना इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है। और इसमें हमारे पास पेशेंट को जो है ना हाई ग्रेड फीवर होता है, दैट कैन लास्ट फॉर 7 डेज। 7 डेज तक इसका जो है ना फीवर रहता है, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास वार्निंग साइंस नहीं है, डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस हमारे पास क्या होता है? जिसके लिए हमें अटेंशन देनी होती है, लेकिन ये वार्निंग साइंस के बगैर है, जिसमें पेशेंट को क्या है? हाई ग्रेड फीवर है और रेट्रो ऑर्बिटल पेन है। रेट्रो ऑर्बिटल क्या पेन होती है? हमारे पास जो आंखों के पीछे जो है ना दर्द होना, बैक ऑफ द आई जो है ना पेन फील होना, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन। माइल्जिया पेशेंट कंप्लेन करेगा। माइल्जिया बेसिकली हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है मसल्स में पेन, एंड आर्थ्रेल्जिया हमारे पास है जॉइंट्स में पेन होना। एक टर्म होती है आर्थराइटिस, एक होती है आर्थ्रेल्जिया। जॉइंट्स की पेन अगर है, तो उसे हम आर्थ्रेल्जिया कहते हैं, और आर्थराइटिस होता है जिसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी जॉइंट की, ठीक है? लास्ट वन पे हमारे पास जो आ जाता है सिम्टम्स देखने को मिलती है, उसमें आ जाता है रैशेस। मीजल्स लाइक रैशेस जो है ना ह्यूमन बॉडी पे बन जाते हैं, ठीक है? अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैम एक दफा डेंगू फीवर को डिफाइन कर दें। मैं आपको इसका एक बार ओवरव्यू भी दे देती हूँ, और लास्टली हम इसका एक समरी भी पढ़ लेंगे, ठीक है? जो हमारे पास न्यू मेंबर्स भी ऐड हुए हैं। डेंगू फीवर मैंने जैसे कि पहले बताया, डेंगू हमारे पास क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। किस वजह से ही हमारे पास डेंगू वायरस हो रहा है? एडिस किस मॉस्क्यूटो के थ्रू हो रहा है? तो वो हमारे पास एडिस इजिप्टाई मॉस्क्यूटो है, उसके थ्रू हम ह्यूमन बॉडी में वो क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है। कौन सा वायरस है? वायरल इन्फेक्शन तो है, कौन से वाला वायरस है? फ्लैवी वायरस हमारे पास इसका एक आ जाएगा, ठीक है?
नेक्स्ट हमने उसकी सिम्पटम्स देखी थी। अब हम इसको जो है ना ओवरऑल पढ़ रहे हैं इसकी टाइप्स को। डेंगू विदाउट वार्निंग साइन। विदाउट वार्निंग साइंस के हम मोस्टली पेशेंट वार्निंग साइंस के विदाउट वार्निंग साइन वाले ही होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है। मे बी आपने क्लिनिकल सेटअप्स पे भी इसको ऑब्जर्व किया हो, ऐसा पेशेंट उसकी जो आई के बिहाइंड द आई उसको पेन हो रही है, आर्थ्रेल्जिया, उसको उसकी बॉडी पे रैशेज हुआ है, ये हमारे पास है डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेंगू विद वार्निंग साइंस। अब डेंगू विद वार्निंग साइंस में बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्रिटिकल पीरियड इसमें स्टार्ट होता है। लाइक पेशेंट को जो है ना ये 3 से 7 दिन तक फीवर आए आफ्टर सिम्टम्स ऑनसेट, ये हमारा जो टाइम है ना डेंगू विद वार्निंग साइंस के साथ है, जिसमें हम डेंगू को पेशेंट को फीवर तो रह रहा है, 7 दिन तक फीवर रहा है, लेकिन क्या है फिर वार्निंग साइंस भी उसके अपेयर होना स्टार्ट हो गया। वाई ओके, हम डिस्कस क्या कर रहे थे, सॉरी फॉर डिस्कनेक्शन, कि पेशेंट का जो हमारे पास है क्रिटिकल पीरियड देंगे विद वार्निंग साइंस में। इसमें हमारे पास क्या, पेशेंट को 3 से 7 दिन सिम्टम्स शो हो रही हैं, वाई लेकिन अब वार्निंग साइंस के साथ सिम्टम्स शो होना वाई स्टार्ट फोर हो क्या गई है, आता ठीक है? है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया है, स्वेयर स्टमक पेन। अब पेशेंट को फीवर भी है, पेशेंट को वाई जो फोर है क्या हमारे आता है? पास मसल्स में पेन हो रही है, बोन्स में पेन हो रही है, विदाउट वार्निंग साइंस वाले सिम्टम्स भी सारी पेशेंट का है, लेकिन साथ ही साथ पेशेंट को कुछ वार्निंग सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गई है, जॉब बुक जिसमें निकालो। हमारे पास फर्स्ट क्या है, स्टमक पेन होना, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, लगातार उसे उल्टी आ रही है, ठीक है। ब्लीडिंग निकालो। फ्रॉम योर गम्स एंड नोज, क्यों आ रही है ब्लीडिंग, क्यों हो रही है, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है, वो हम इन डिटेल जो है आगे जाके इसको डिस्कस भी करेंगे। ब्लड इन योर यूरिन, स्टूल, वॉमिट आ रही है, ये हमारे पास जो है ना वार्निंग साइंस के साथ जो सिम्टम्स शो हो रही है, इसको हमने कहा है डेंगू विद वार्निंग ये साइंस। इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी हम सबके डिफरेंट करेंगे, ये लाइक डेंगू क्या विदाउट वार्निंग साइन का ट्रीटमेंट करो? डिफरेंट है, डेंगू विद वार्निंग साइन का ट्रीटमेंट हम कुछ अलग तरीके का होगा, ठीक है। और इसमें पेशेंट को साथ फटीग भी फील होती है। नेक्स्ट अब हमारे पास वाई आ जाता है वाई फोर स्वेयर यो डेंगू। स्वेयर डेंगू जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। इसमें सारे अब हमारे क्वेश्चन पास करो। क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास पेशेंट आर ऑलरेडी हाँ, इन्फेक्टेड विद डेंगू वायरस। अब इसको समझना भी जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऐसे पेशेंट भी बहुत ज्यादा देखे जाते टीचर हैं ने इन बोला हॉस्पिटल्स। तो सबसे पहले हमारे पास स्वेयर डेंगू, आपने क्वेश्चन पेशेंट की वन हिस्ट्री टेकिंग है तो उसमें उन्होंने लिखा होता है कि ये डेंगू हेमरेजिक फीवर है इन्हें। तो इसमें पेशेंट को क्या हो रहा है, अपने अपने माइंड में इसका कॉन्सेप्ट बनाना है, स्टार्ट करो। पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उसे डेंगू वायरस हुआ हुआ है, उसे डेंगू फीवर हुआ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, नाउ दे गॉट सेकंड बाइट फ्रॉम एडिस अजिप्टे। उसने क्या तो वाई उसने फॉर यो बिल्कुल मतलब कि अपने जो है ना प्रिवेंशंस को फॉलो नहीं किया, मॉस्क्यूटो डेंगू वायरस ने फिर से उसे बाइट कर लिया। तो दिस टाइम मॉस्क्यूटो वाज कंटेनिंग डिफरेंट सीरोटाइप ऑफ द डेंगू वायरस। इस दफा जब सेकेंड बाइट जो डेंगू ने की है, एडिस इजिप्टे ने की है, उसका सीरोटाइप डिफरेंट होगा जो पहले वाले से हुआ था। तो इसमें हमारे पास पेशेंट जो है ना स्वेयर, उसको जो है ना क्या होता है, डेंगू होता है, जिसको हमने क्या कहा है, डेंगू हेमरेजिक फीवर। अगर आप इन पॉइंट्स में देखें तो क्या है, री इन्फेक्टेड विद डिफरेंट सीरोटाइप, इन्फेक्शन उसे फिर से हो गया क्योंकि सेकंड बाइट हमारे पास क्या है, मॉस्क्यूटो ने फिर की है, और री इन्फेक्टेड पेशेंट दोबारा से हो गया, एक डिफरेंट सीरोटाइप उसकी जो है ना बॉडी में आ गया है, और ऑलरेडी उसकी बॉडी में पहले भी प्रेजेंट है, जिससे वो फाइट कर रहा है, जिससे वो लड़ रहा है, और उसको सिम्टम्स भी उसकी शो हो रही है, लेकिन एक और बाइट आ गई है, एडिस अजिप्टी ने उसे एक बाइट कर नहीं दिया, तो वो सारे एक डिफरेंट जो है ना हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटीजन चला गया, ठीक है। अगर आल्सो फीवर सबसाइड्स, ठीक है, ये तब भी हो सकता है जब फीवर बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसमें सिम्टम्स क्या शो होंगी, डेंगू हेमरेजिक फीवर में पेशेंट को टेम्परेचर होगा, स्वेयर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, इसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा स्वेयर होगी, क्यों स्वेयर होगी, बिकॉज हमारे पास 2 सीरोटाइप्स आ गए हैं, 2 बाहर से डिफरेंट बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारी बॉडी को क्या करेंगे, हार्म प्रोवाइड करेंगे। इसमें हमारे पास मेंटल स्टेटस में चेंजिंग आ सकती है, प्लाज्मा लीक, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसमें प्लाज्मा लीकेज भी हो सकता है। ब्लड वेसल्स में हमारे पास बेसिकली क्या है, रेड ब्लड सेल्स, हमारे पास सेल्स हैं और साथ में प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा क्या होगा, लीक करके हमारी थर्ड स्पेस में आ जाएगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, प्लूरल इफ्यूजन वगैरह के चांसेस वगैरह हो सकते हैं।
ये हमारे पास थी थर्ड टाइप, जिसमें हमने डेंगू हेमरेजिक फीवर को डिस्कस किया कि सेकंड बाइट जो है ना डेंगू एडिस इजिप्टी ने ली है और पेशेंट में डिफरेंट सीरोटाइप प्रेजेंट हो गया। अब लास्ट जो हमारे पास टाइप आ जाती है ना डेंगू की, उसमें हमारे पास आ जाता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। अगर आप ये देख सकें, हिमेटोक्रिट भी जो है ना इसमें डिक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? ये हमने जो पहली स्लाइड में देखा था कि हमारे पास प्लाज्मा लीक कर रहा है। जब प्लाज्मा लीक करेगा तो हमारे पास क्या है कि हीमोक्रिट लेवल भी बॉडी में डिक्रीज कर जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम बेसिकली क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, स्वेयर हेमरेजिक डेंगू के साथ पेशेंट होगा प्लस इसमें शॉक आ जाएगा पेशेंट को। शॉक हमारे पास बेसिकली क्या है कि सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा। सर्कुलेटरी कोलैप्स होगा, शॉक में बीपी पेशेंट का डिक्रीज कर जाएगा। वाइटल्स गोइंग डाउन, उसके जो वाइटल साइंस है वो भी डिक्रीज करेंगे। नॉट एबल टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, इसको हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट ऑलरेडी स्वेयर हेमरेजिक डेंगू के साथ है, लेकिन साथ शॉक की कंडीशंस भी आ गई जिसमें उसका बीपी डिक्रीज हो जाएगा, वाइटल साइंस डिक्रीज हो जाएंगे। इसको हम लोग इट इज कॉल्ड एज स्वेयर डेंगू, डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम भी इसको हम कहते हैं। स्वेयर डेंगू हैपेंस व्हेन द ब्लड वेसल्स बिकम डैमेज एंड लीकिंग। इसमें स्वेयर डेंगू जब हमारे पास होगा ना, उसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स भी लीकेज होगी और डैमेज भी अकर होगा। तो ये चीज इवन के हमारे पास ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, पेशेंट शॉक की कंडीशन में चल जाता है। शॉक बेसिकली क्या है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और इवन इससे डेथ भी कोस हो सकती है। इसलिए हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है डेंगू के पेशेंट के लिए भी। लास्ट जो हमने टाइप डिस्कस किया वो है डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब तक हमने थ्री जो है ना, सॉरी, फोर स्लाइड्स को जो है ना उसको टाइप्स को देखा है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन थी क्या, डेंगू विद विदाउट वार्निंग साइन। सेकंड हमारे पास थी डेंगू विद वार्निंग साइंस एंड थर्ड वन थी डेंगू हेमरेजिक शॉक फीवर, सॉरी। और लास्ट वन आ जाता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। उसके बाद अब हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट कि हमने इसको डायग्नोस किस तरह से करना है। मेन चीज हमारे पास ये आ जाती है, पेशेंट की सिम्टम्स शो हो रही है लेकिन हमें डायग्नोस करवाना जरूरी होता है, लेबोरेटरी टेस्ट जरूरी होती है ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि हमने जो डायग्नोस बनाया है वो करेक्ट है, एक्यूरेट है। बिकॉज अगर हमारा जितना अच्छा डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं उस डिजीज के अकॉर्डिंगली। तो जिस तरह हमने मलेरिया में उसके डिफरेंट टेस्ट देखे थे, 4 टाइप्स के टेस्ट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया हो, इसी तरह हमारे पास ये जो हमारे पास डेंगू है इसके भी हम 4 तरह के टेस्ट है, जिसमें से आप कोई भी करवा सकते हैं। डॉक्टर पे डिपेंड करता है वो कौन सा सजेस्ट कर रहा है अपने पेशेंट को, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है सीरोलॉजिक टेस्ट। इसमें हमारे पास कौन सा आता है, ये हम डिटेक्ट करते हैं इसमें से आईजीएम को। लेकिन ये हमारे पास सीरोलॉजिक टेस्ट जो है इसको हम जो है ना आफ्टर पेशेंट के जो है ना 3 to 4 डेज बाद करवाते हैं, बिकॉज हमारे पास जो है ना एंटीजन हमारी बॉडी में आया है, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीजन हमारे पास क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, वायरस आया है, अब एंटीजन हुआ है वायरस। अब हमारी बॉडी में क्या करना है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है। तो एंटीबॉडीज क्या, आईजीएम है। तो आईजीएम प्रोड्यूस होने में 3 to 4 डेज लगते हैं। तो इस टेस्ट को परफॉर्म कब करवाते हैं, आफ्टर 3 to 4 डेज के बाद करवाते हैं। अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो उसमें हम जो है ना आईजीएम हमें डिटेक्ट होता है तो वो शो कर रहा होता है कि डेंगू फीवर का पेशेंट है या डेंगू डायग्नोस हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेट टेस्ट। नेट टेस्ट में हम जो है ना वायरल आरएनए को डिटेक्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास टेस्ट है ना, मोस्टली यही प्रेफर किया जाता है ज्यादा, NS1 एंटीजन टेस्ट। NS1 एंटीजन टेस्ट को हम डेंगू नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 टेस्ट भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, NS1 एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को, हम क्या कर रहे हैं, एंटीजन NS1 एंटीजन को हम टेस्ट कर रहे हैं। जबकि हम हमारे पास जो सीरोलॉजिक टेस्ट था इसमें हमने एंटीबॉडीज को देखना है। ये हम डे फर्स्ट पे भी करवा सकते हैं NS1 एंटीजन टेस्ट। पेशेंट को फीवर रह रहा है, हम डायग्नोसिस के लिए लेबोरेटरी टेस्ट करवा रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ पे इतना मतलब पेशेंट को पहले मेडिसिन दी जाती हैं, इतना लंबा उसे किया जाता है, देन हम लैब की तरफ जाते हैं, अब इसका ये टेस्ट करवा लेते हैं फिर ठीक हो जाएगा। जबकि हमारे पास जो आउटर कंट्रीज है वहां पे सबसे पहले
एक नॉर्मल फीवर के साथ भी पेशेंट है, कफ के साथ है, तो सबसे पहले लैब टेस्ट करवाया जाता है ताकि डायग्नोज कर सकें और उसी टाइम उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो NS1 एंटीजन टेस्ट में हमारे पास क्या है कि इसमें हम एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं। NS1 एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्पटम्स और बिफोर IgM प्रोडक्शन। अगर IgM की प्रोडक्शन नहीं भी हुई तब भी हम ये करवा सकते हैं और इसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट आएंगे। फोर्थ वन हमारे पास जो है ना, और ये प्रेफर भी ज्यादा किया जाता है। फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इसमें हमारे पास क्या आएगा कि पेशेंट के जो है ना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमारे पास बेसिकली क्या है कि प्लेटलेट्स की जो है ना, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाएंगे, व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज हो जाएंगे। डेंगू के पेशेंट्स में स्वेयर अगर डेंगू का फीवर, डेंगू का पेशेंट है ना, जिसमें हम कह सकते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम का पेशेंट है, इसके इनके व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इतने डिक्रीज हो जाते हैं, अगर 10,000 तक चले जाएं तो तब हम जो है ना अदर ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं, लाइक एंटी प्लेटलेट्स वगैरह सजेस्ट करते हैं, उसको ट्रांसफ्यूज करवाते हैं। वो हम आगे ट्रीटमेंट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन जो हम लैब टेस्ट करवा रहे हैं, डायग्नोसिस के लिए करवा रहे हैं, वो जो है हमारे पास ये 4 टेस्ट है, जिसमें हमारे पास सीरोलॉजिक टेस्ट, नैट टेस्ट, NS1 एंटीजन टेस्ट एंड कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इसका आपके बारे में पता भी होना चाहिए कि हमारे पास बेसिकली इसमें हम डिटेक्ट क्या कर रहे हैं। सीरोलॉजिक टेस्ट में IgM एंटीबॉडीज को देख रहे हैं, नैट टेस्ट में वायरल RNA को, NS1 एंटीजन टेस्ट में हम क्या देख रहे हैं, एंटीजन को देख रहे हैं, एंटीजन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। और कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट हम परफॉर्म करवा रहे हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में हम प्लेटलेट्स को चेक करते हैं, हिमेटोक्रिट लेवल को देखते हैं, डिक्रीज किया हुआ है, एलिवेट किया हुआ है, वो चीज देखी जाती है। नॉर्मली हमारे पास, अगर मैं आपको जनरल थोड़ा इंफॉर्मेशन दूं, तो प्लेटलेट्स हमारी जो है ना 1 लाख से ना तकरीबन 25 लाख तक जो है ना प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर 10,000 से कम हो जाए तो तब हम ट्रांसफ्यूज करवाते हैं, और ये डेंगू के ही पेशेंट में कम होते हैं, ठीक है। और HB लेवल भी अगर हमारे पास 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाते हैं। ये नॉर्मल हम आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि अगर इससे कम हो जाए तो ट्रांसफ्यूजन कंपलसरी होता है। अब आप एग्जांपल है, पेशेंट ने सिम्टम्स शो की, आपने इन चीज टेस्ट करवाए, इस टेस्ट से उनको डायग्नोस हो गया है हमें क्या है, डेंगू का ये वाली टाइप है, जो हमने 4 पढ़ी है उनमें से टाइप है। अब उनके ट्रीटमेंट क्या देने हैं वो चीज अब हमने देखनी है। उन टाइप्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी। आपने उनका पेशेंट का टेस्ट करवाया, आपको पता चल गया ये पेशेंट को प्रॉब्लम है, पेशेंट इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इस टाइप में फॉल कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट क्या देना है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डोंट यूज दिस मेडिकेशन। जो मेडिसिन हमने डेंगू के पेशेंट में यूज नहीं करवानी, सबसे पहले हम उनको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं, जो कि हमने डेंगू का जो पेशेंट है उसे बिल्कुल भी नहीं देने। डू नॉट गिव प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। हमारे पास मोस्टली क्या देखा जाता है, अगर आप कॉमनली ये आपने अपना कॉन्सेप्ट जो है ना बेसिकली इस तरह लेना, ये चीज नहीं है कि हमारे पास जो है डेंगू के पेशेंट में आप कहें कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो गया तो हम उन्हें प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अकॉर्डिंगली इस तरह वहां पे क्या होता है, ओवरलोड लोड हो जाता है। तो ये चीज नहीं है। कब जरूरत है वो भी हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के साथ उन टाइप्स के। डोंट एज्यूम दैट IV फ्लूइड्स आर नेसेसरी। ये भी आपने एज्यूम नहीं कर लेना कि IV फ्लूइड्स देना है वो बहुत जरूरी है। मिनिमल अमाउंट में हम IV फ्लूइड्स का यूज करते हैं और पेशेंट को परफ्यूज करवाते हैं, ठीक है। जो चीज हमने यूज नहीं करनी वो ये चीज आ जाती है। और हमारे पास जो है ना चीज ये आती है, हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पेशेंट्स को क्यों नहीं देना। वो इसलिए नहीं देना क्योंकि हमारे पास जो है ना वो प्लेटलेट्स की कम कर देता है, इम्यूनोसप्रेशन कोज करता है। जब इम्यूनोसप्रेशन कोज होगी, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें आइबोप्रोफिन आ जाता है, एस्पिरिन आ जाता है, ये मेडिकेशंस हम डेंगू के पेशेंट्स को कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। अब जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो क्या करते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। ये हमने जो नहीं देनी थे ट्रीटमेंट वो आ गए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेंगू विदाउट वार्निंग साइन। अब हम इसके ट्रीटमेंट देखेंगे कि क्या हमारे पास डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस के साथ ट्रीटमेंट है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, पीछे आपको कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं टाइप्स के अकॉर्डिंग।
मैम जो बिलो 8 बिलो 5 एचबी लेवल एनीमिक पेशेंट लो होता गुड एचपी लेवल कितना होता है? एचपी लेवल बेसिकली हमारे पास 11 टू 12 होता है, ठीक है? और अगर इस 7 से भी अगर बिलो आ जाए तो उसे हम एनीमिक ही कंसीडर करते हैं। जिस तरह हमने कल आपने लेक्चर अटेंड किया हो तो मलेरिया में हमने डिस्कस किया था 7 से बिलो आता है तो हम उस स्वेयर एनीमिक पेशेंट कहते हैं। स्वेयर एनीमिया उसको होता है मलेरिया के पेशेंट को। और इसमें भी हमारे पास इसी तरह के हमारे पास क्या है कि अगर हमारा एचबी लेवल 7 से कम आ जाए, 5 तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, तो वो एनीमिया आता है। गुड हमारे पास 11, 12